हेलो दोस्तों। आज 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कैसी अपडेट्स हैं और थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये मत सोचना कि वीडियो शॉर्ट बनेगी और एंड में आते आते आपको पता लगेगा कि काफी सारी चीजें आसान कर दी हैं, कुछ चीजें हमारे फेवरेबल हैं और कुछ चीजें मुझे लगता है कि ये टैक्स पेयर को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेब ऑफ कंसल। पहला पॉइंट, करेक्शन इन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल। आपको ध्यान होगा लास्ट प्री मीटिंग के में भी ये बात कही गई थी कि टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्रीज को जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जो जितने भी फुटवेयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के इनपुट्स हैं वो 18 या 12% के हैं, जबकि जो उनके आउटपुट्स हैं मोस्टली 5% वाले हैं। अगर आपको कपड़ों का एग्जांपल दूं तो कपड़े जिनकी वैल्यू 1000 रुपए तक है उस पर टैक्स 5% लगता है, इनपुट 18% है, जिसकी वजह से रिफंड एक्यूमुलेट होता जा रहा है और गवर्नमेंट के पास मोर देन 4000 करोड़ का रिफंड पेंडिंग था एक ईयर के अंदर। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये बोला था कि हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे? आउटपुट का टैक्स 12% कर देंगे और इनपुट का रेट भी 12% कर देंगे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को भी फायदा होता है। ये प्रॉपर चेन बनेगी तो। ठीक है। तो इस चीज को इनको 45th काउंसिल मीटिंग के अंदर बोलना था, बताना था कि कब से इंप्लीमेंट है, रेट्स क्या हैं, लेकिन इन्होंने इसको डेफर करके 1 जनवरी 2022 कर दिया है। तो इस टाइम के लिए वाला पॉइंट सिर्फ इतना समझने का है कि ये चीज अभी बाद में आएगी। राइट। नेक्स्ट, एग्जम्पशन टू एक्सपोर्ट फ्रेट एक्सटेंडेड। आपको ध्यान होगा कि एक्सपोर्ट फ्रेट जो है, जो आप किसी वेसल या एयरक्राफ्ट से इंडिया से बाहर लेके जाते हो, उस पे फ्रेट की एग्जम्पशन जुलाई 17 से बढ़ते बढ़ते हर एक साल बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 31 सितंबर 2022 कर दी है, जो कि पहले 30 सितंबर 2021 थी, यानी एक साल फिर एक्सटेंड कर दिया है। जो कि एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं वो ये बात जानते होंगे और उनके लिए बहुत एक अच्छी रिलैक्सेशन है। ITC 04 जॉब वर्क की रिटर्न होती है। अगर आप जॉब वर्कर से काम करवाते हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल, गुड्स के आने जाने की डिटेल्स होती है, वो क्वार्टरली भरी जाती थी, क्वार्टर के एंड के अगले महीने की 25 तारीख तक। अब इसको हाफ ईयरली कर दिया है बड़े टैक्स पेयर्स के लिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए कर दिया है एनुअल बेसिस पे। यानी ITC 04 जो 4 रिटर्न साल की थी, वो या तो 2 रह जाएंगी आपके लिए या फिर 1 रह जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। तो ये भी एक रिलैक्सेशन है, क्योंकि ITC 04 भी एक एक तरह का कंप्लायंस है जो कि इतना ज्यादा यूजफुल और पॉपुलर नहीं है। आपको ये भी ध्यान होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने इस ITC 04 को जुलाई 17 से लेकर आई बिलीव 31 मार्च 2020 तक एग्जाम भी माफ भी कर दिया था। जिसने नहीं भरी है वो भूल सकता है, उसको मत भरे। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया दोस्तों कि सेक्शन 50 का जो है इन एलिजिबल क्रेडिट, यानी ऐसा क्रेडिट जो आपका बनता नहीं था पर आपने अवेल कर लिया बट यूटिलाइज नहीं किया। अवेल और यूटिलाइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अवेल करने का मतलब होता है कि आपने अपनी 3B में ले लिया है। यूटिलाइज करने का मतलब होता है कि आपने उसको पेमेंट करते वक्त यूज कर दिया है। तो अगर आपने उसको यूज नहीं किया है और वो एज इट इज आपकी क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर कभी भी ब्याज नहीं देना। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, नो इंटरेस्ट शैल बी लिवाइबल वेयर इनएलिजिबल ITC अवेल्ड हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। इनएलिजिबल क्रेडिट कभी आपने यूटिलाइज ही नहीं किया और अब आपको रिवर्सल करना पड़ रहा है, तो सिर्फ आप अमाउंट रिवर्सल करें, इंटरेस्ट ना पे करें। ठीक है। सेक्शन 50 के अंदर बोला गया कि आप विद इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन अब यहां पे बोला कि अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है उसको तो आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने यूज ही नहीं किया उसको तो ब्याज किस बात का? ब्याज उस चीज का होता है दोस्तों जो आप यूज करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट आया, ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज ITC ऑफ CGST एंड IGST। अब होता क्या है कि कई बार हमारे पास CGST और IGST के अंदर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस पड़ा होता है। कुछ सेटलमेंट की कंडीशन या सेट ऑफ की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि मेरे पास CORS का बैलेंस पड़ा हुआ है एक स्टेट के अंदर। लेट्स से मैं दिल्ली में भी रजिस्टर्ड हूँ और हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हूँ। अब मैं हरियाणा के अंदर उसको यूटिलाइज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को पैन एक ही है, पैन नंबर एक ही है, एक ही कंपनी है, लेट्स से ABC कंपनी। वो दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है और हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन अब वो उसके पास दिल्ली में बैलेंस है CGST में लेट्स से 1 लाख रुपए, लेकिन हरियाणा में उसकी लाइबिलिटी बन रही है CGST के अंदर ही 1.5 लाख रुपए की। तो उसे क्या करना पड़ रहा था? अभी तक 1.5 लाख रुपए निकाल के देने पड़ रहे थे और 1 लाख यहाँ पे उसका लेजर में पड़ा हुआ था बिन बात का कैश में, और जो कि अनयूटिलाइज था। यानी बेसिकली एक ही कंपनी का जो टर्नओवर, जो कैश का जो फ्लो है, वो डबल डबल हो रहा था। 1 लाख तो यहाँ वेस्ट हो गया, ऊपर से 1.5 लाख वहां पेमेंट करनी पड़ गई। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो
किसी और स्टेट में, और उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे सर्टेन सेफगार्ड्स के साथ। कुछ चीजें कंडीशंस आएंगी, और ये देखो जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ वो नोटिफाइड होनी बाकी हैं। एक दो चीजें उन्होंने नोटिफाई कर दी, अदरवाइज बाकी सब चीजें नोटिफिकेशन के द्वारा आएंगी। उसमें प्रोसीजर आएंगे प्रॉपर रूल्स के थ्रू, तो उसका वेट कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या क्या आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। व्हाट आई बिलीव इज कि बहुत बहुत अच्छी चीज है। ऐसा बहुत कॉमन होता है, ये प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री उसको लगी गई थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी सुनी है। नेक्स्ट, एक अगर आपको प्रोविजन पता हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसका फिफ्थ क्लॉज ये बोलता है, फिफ्थ कंडीशन ये बोलती है कि अगर आपकी मेयर एस्टेब्लिशमेंट है किसी बाहर इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर सिर्फ मेरे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी दोस्तों, हालांकि बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे कभी ये कंफ्यूजन नहीं हुई, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके बाद, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 8 के अंदर आईजीएसटी के ही, और उसके तहत ये बताया जाता है कि अगर आप कंपनीज एक्ट में लेट से रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, या फिर किसी और लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, और उसी एंटिटी का कोई और एंटिटी बाहर है, लेट्स से यू कैन से दैट सब्सिडरी यहाँ पे होल्डिंग बाहर है, तो देयर दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, और उसे एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पे कई बार डिपार्टमेंट झगड़ा करता था, जिसके लिए हमें उनको काफी सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ती थी। कभी कभी करते थे, बहुत समझदार ऑफिसर ऐसा नहीं करते थे। स्टिल ये बहुत अच्छी बात है कि क्लैरिफिकेशन आ गई है, तो अपना डिपार्टमेंट झगड़ा करेगा ना, हमें कुछ समझाने की जरूरत है। क्लियर है। बीइंग अ प्रोफेशनल हम जुलाई 17 से हमारा यही स्टैंड था कि अगर कोई सब्सिडरी यहाँ पे है और होल्डिंग बाहर है, तो दीज आर बोथ सेपरेट लीगल एंटिटीज, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करने का मतलब ही यही है कि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इश्यूज, ये भी देखिए बहुत खूबसूरत चीजें आई हैं। डेबिट नोट, जब आप डेबिट नोट रेस करते हैं दोस्तों, तो डेबिट नोट के अगेंस्ट, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, बेसिक एक परचेज रिटर्न। तो जब आप डेबिट नोट रेस करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आपने परचेज कब किया था, परचेज की डेट भी लिखते हैं। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि आप ये डिटेल्स आपको कब तक फर्निश करनी है, उस साल के नेक्स्ट सितंबर तक, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नाउ डेबिट नोट, लेट से आपने कोई इनवॉइस काटा था 20-21 के अंदर, और उसका रिटर्न हो रहा है अब 21-22 के अंदर। मैं डेबिट नोट की बात कर रहा हूं, आप उसी एंगल से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट नोट ही वर्ड यूज किया, क्रेडिट नोट नहीं किया। मेरे हिसाब से क्रेडिट नोट भी कर देते तो बहुत अच्छा रहता। तो बाकी इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब और क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट से 20-21 का एक इनवॉइस था और 21-22 में उसका डेबिट नोट कटा है, तो अब उस डेबिट नोट पे डेट लिखी जाती थी नॉर्मल डेट की, 20-21 ओरिजिनल इनवॉइस। और सेक्शन 16(4) ये बोलता था कि आप उस डेट से मानो, किस पर्टेनिंग ईयर का, ये 2021 का, ना कि 21-22 का। भले ही कटाई 21-22 में है, लेकिन था ये ओरिजिनल इनवॉइस 20-21 का। इसलिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ये बोलता था कि आप इसको 30 सितंबर 2021 तक की रिटर्न में दिखा सकते हैं, इसके बाद नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं अलाउड नहीं करता, लॉ अलाउड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब यहां पे बोला है कि डेबिट नोट जिस तारीख को कटा, ना कि वो तारीख जिस तारीख को ओरिजिनल इनवॉइस कटा था, डेबिट नोट जिस तारीख को कटा, वो डेट उसका उस फाइनेंशियल ईयर में आएगा जिस डेट में कटा। यानी मेरे एग्जांपल के हिसाब से 21-22 में अगर उसका डेबिट नोट कटा है, किसी भी डेट को कटा हो, तो आपके लिए लास्ट डेट टू डिस्क्लोज दैट डेबिट नोट इन योर रिटर्न्स वुड बी 30th सितंबर 2022। यानी 21-22 का ही डेबिट नोट माना जाएगा, और 30 सितंबर की रिटर्न, यानी 30 सितंबर की रिटर्न जब भी जाएगी, यानी 11 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को, वहां तक आप इसका इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो गुड्स, नो नीड टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। गुड्स मूव करते हुए आप सिर्फ ई वे बिल कैरी करें, ई इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीइंग अ प्रोफेशनल, और अगर आपका ऑफिसर थोड़ा बहुत भी रोक के तंग करे, इससे अच्छा तो आप कैरी कर लो यार, मैं तो यही कहता हूँ। हालांकि लॉ में बोल दिया है, लेकिन उनको समझाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप, रूल 48(4) बोलता है कि एक चीज प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस इज प्रॉपर टैक्स इनवॉइस वेर एवर एप्लीकेबल, लेकिन आप कैरी करिएगा मेरे हिसाब से। बाकी लॉ बोलता है कि कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं ई इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस में गलती मत करना ये वाली। नेक्स्ट, जो गुड्स आप अगर सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे एक्सपोर्ट का, उसमें प्रोविजो एडिट है कि जिस गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको रिफंड नहीं मिलेगा आईटीसी का, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का। यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आपको ऊपर लगती है, तो आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोल दिया गया है
दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है और मैं एग्जम्पशन के तहत एग्जम्प्ट हो गया और मुझे मिली लगी नहीं, मैंने पे नहीं करी। एक है कि लगती है, कोई एग्जम्पशन नहीं है और मैंने पे भी कर दी। तो इसमें बोल रहा है, क्लैरिफिकेशन आई है दोस्तों कि जहां पे मैंने एक्चुअली में पे नहीं करी है एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहीं पे सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 की रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अगर, देखो इसमें कंफ्यूजन क्या थी कि ऑफिसर बोलता था कि आपके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगती है, एग्जामिशन के थ्रू माफ हुई है, इसलिए मैं आपको रिफंड नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया जब वाकई में एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करी, तो आप ये मानिएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन से बाहर है, यानी यू वुड बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड और एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये भी अच्छी बात है। ये नेक्स्ट, अच्छा, एक जो था कि सेक्शन 77 में, यानी आप इंट्रा हेड पेमेंट करते थे, सीजीएसटी की गलती से एसजीएसटी में हो गई है तो आपको ध्यान होगा, सेक्शन 77 में लिखा हुआ है वही इंटरेस्ट पे नहीं करना, सेम टू सेम सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। उसके जो रूल्स हैं रिफंड फाइल करने के, प्रोसीजर्स हैं, टाइम लिमिट्स है, उसके रूल नोटिफाई करेगी सरकार नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये बताया कि भैया हम इसको नोटिफाई करने जा रहे हैं। और जीएसटी कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि रिफंड क्लेम करने के लिए और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल रिवोक करने के लिए आपका आधार ऑथेंटिकेट होना मैंडेटरी है। एक ये कंप्लायंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। जीएसटीआर 1 की भैया लेट फीस अब लगनी शुरू हो जाएगी। बहुत स्कीम दे दी गवर्नमेंट ने, बहुत माफी कर दी है, गवर्नमेंट बोल रही है अब जीएसटीआर 1 की लेट फीस आपकी नेक्स्ट जो 3B ओपन होगी उसमें लेवी ऑटोमेटिक होके आएगी। तो अब जीएसटीआर 1 भी लेट भरना खतरे से खाली नहीं है। रिफंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बैंक अकाउंट, रिफंड उस बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट आपका पैन से लिंक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त, उसमें रिफंड आएगा। ठीक है, तो अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया है तो आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स फटाफट चेंज करें पोर्टल पे। इफेक्टिव डेट फ्रॉम जनवरी 2020, जीएसटीआर 1 भरी नहीं जाएगी अगर आपने पिछले 3 भी नहीं भरी। अरे वाह, अगर आपने 3 भी नहीं भरी तो जीएसटीआर 1 भी नहीं भर सकते। लोग क्या कर रहे हैं अभी, सामने वाले के 2A में हिट कर जाए इसलिए जीएसटीआर 1 तो भर रहे हैं पर 3 भी नहीं भर रहे, क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ रहा उनको, टैक्स देना पड़ जाता है उनको, ताकि वेंडर, उनका प्रेशर भी ना रहे, मैं टैक्स भी ना पे करूं, और गवर्नमेंट को बेसिकली एक तरह का ये लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू लॉस। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया तूने 3 भी नहीं भरी, तुझे 1 भी अलाउड नहीं है अगली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूल 36(4), जिसपे काफी टाइम से झगड़ा चल रहा है, जो बताता है कि आपको उतना ही क्रेडिट लेना पड़ेगा जितना 2A में अलाउड है। पहले 20% की कैपिंग थी एलिजिबल क्रेडिट पे, फिर 10% की कर दी, फिर अब 5% की है राइट नाउ। और फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर एक क्लॉज आया था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज AA को इंसर्ट करने की बात की गई है, जिसमें ये बोला गया था कि सामने वाले ने अगर जीएसटी 1 भरी है तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। यानी अब आम भाषा में बताऊं आपको, तो रूल 36(4) ये बोल रहा है कि जितना भैया 2A में आएगा, जितना 2B में आएगा उतना क्रेडिट लो, वरना मत लो। 2B और 2A में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, रूल 36(4) क्या बोलता है, सेक्शन 16(2) क्या बोलता है, इसके बारे में प्रॉपर हमने एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी ध्यान से दिखेगा, आपको पता लगेगा सेक्शन 16, रूल 36(4), 2A और 2B में क्या संबंध है एज ऑफ दैट डेट जब वो बना था। अब जब सेक्शन 16(2) का AA क्लॉज आ जाएगा तो थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा कि अब हम 2A के बेसिस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। नाउ अब ये बोला गया है कि भैया अमेंडमेंट प्रपोज्ड है सारी की सारी है, उसमें से कोई काफी चीजें नोटिफाई नहीं हुई हैं, और जैसे जैसे नोटिफाई होती रहेंगी वो आपको पता लगती रहेगी सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू। और इसका सोर्स है प्रेस रिलीज सितंबर 17 की जो आज आई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि इस काउंसिल मीटिंग में काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, और लेट्स से इंडस्ट्री इस पे कैसा रिएक्ट करती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।